अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन फीनिक्स एरिज़ोना। यहाँ अभी सुबह का आगाज़ हो रहा है। अभी तकरीबन 11 बजने वाले हैं सुबह के। और पाकिस्तान में जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ इस वक्त रात के 11 बजने वाले हैं। जब पिछले वीलॉग के अंदर मैंने कहा कि यहाँ बड़ी चिलचिलाती हुई धूप थी, बहुत गर्मी है, मुल्तान और लाहौर की याद आ गई है, खास करके मुल्तान की, तो बहुत से लोग नाराज़ हुए। हालांकि खुद उन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज वगैरह से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उनके लिए बता सकता हूँ कि सुबह भी यहाँ की बहुत खूबसूरत है। मैंने तकरीबन कई मील का यहाँ वॉक किया है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ की सुबह है। अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैंने इस वीडियो का उन्वान रखा है कि खान्स बोल्डनेस, इमरान खान्स बोल्डनेस इज मेकिंग आर्मी चीफ मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री। ये बेसिकली उन्वान है। एंड काजी साहब लुक्स लाइक अ कार्टून। यानी आईके की जो बोल्डनेस है उसकी वजह से फौजी आर्मी चीफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आते हैं। उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और काजी साहब जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्टूनिश किस्म की हरकतें करते हुए हमें नज़र आते हैं। ये मैंने उन्वान चुना है। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर कमेंट करें अपने कमेंट्स में और मुझे बताएं कि इसके बाद जो मैं वाक़यात और हालात और उसके ऊपर जो तबसरा और डॉट कनेक्टिंग आपके सामने रख रहा हूँ उनको देखते हुए क्या आप समझते हैं कि ये मेरी जो रीडिंग है सूरत हाल की, जो मैं असेसमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, ये सही है और ये उन्वान भी उसी हवाले से दुरुस्त है कि नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलूँ, जो गुज़िश्ता 12-18 घंटे की जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स हुई हैं उन पर मैं कमेंट करूँ, उससे पहले मैं कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, बहुत से पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैं क्विकली कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि बाद में मैं इनके ऊपर एक डिटेल वीलॉग करूँ, लेकिन मैं इस वक्त इनका जिक्र कर दूँ। देखिए, यूरोपियन यूनियन के एक और मेंबर कंट्री स्लोवेनिया की हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत को एक सॉवरन रियासत की हैसियत से रिकग्नाइज करने का फैसला किया है। अब इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, वहाँ पे पार्लियामेंट में वोट होना है उनके लॉज के हिसाब से, जो आने वाले मंगल के दिन ये वोटिंग जो है वहाँ पे होगी। अब ज़हन रखिए कि ये उनकी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इसका ऐलान कर दिया है। यूरोपियन यूनियन में इससे पहले मेरा ख्याल 28 तारीख थी जब 3 मेंबरान ने, जिसमें 2 यूरोपियन यूनियन के थे, एक आयरलैंड और दूसरा स्पेन, और एक नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर नॉर्वे, लेकिन जिसके बहुत ही क्लोज कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क है नॉर्वे का, उन्होंने डिसीजन किया कि वो ईयू का मेंबर नहीं बनेंगे, लेकिन वो ईयू के साथ ही काम करते हैं हर चीज़ में, उनकी तमाम पॉलिसीज़ भी ईयू के साथ हैं। एक तरह से आप उसको ईयू का इनफॉर्मल मेंबर समझ सकते हैं। उन्होंने पैलेस्टीनियन रियासत को तस्लीम करने का, रिकग्नाइज करने का एज अ सॉवरन स्टेट फैसला किया था। इससे पहले भी बहुत से ममालिक यूरोपियन यूनियन के फ़लस्तीनी रियासत को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से रिकग्नाइज कर चुके हैं। ये एक इम्पीटस जो है वो बिल्डअप होता चला जा रहा है, जो क्रॉस एटलांटिक रिलेशनशिप है यूरोप और अमेरिका का, उसको बहुत बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। स्वीडन रिकग्नाइज कर चुका है, हंगरी रिकग्नाइज कर चुका है, हालांकि बड़ी राइट ऑफ द सेंटर किस्म की वहाँ की गवर्नमेंट है। हंगरी रिकग्नाइज कर चुका है, पोलैंड रिकग्नाइज कर चुका है, साइप्रस रिकग्नाइज कर चुका है, स्लोवाकिया रिकग्नाइज कर चुका है, चेक रिपब्लिक रिकग्नाइज कर चुकी है, रोमानिया और बुल्गारिया रिकग्नाइज कर चुके हैं। और ये सब मैसेज दे रहे हैं बुनियादी तौर पर कि हम चाहते हैं कि ये जंग और ये मसला जो है यहाँ पे ख़त्म हो। अब इसको जहन में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रखिए। देखिए, जब सैमुअल हंटिंगटन ने, प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन ने, फॉर हुम द वर्ल्ड हैज़ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिज इंटेलेक्ट, उन्होंने जब अपना सेमिनल पेपर लिखा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का, तो उसमें उनका एक आर्गुमेंट ये था कि जो अफ्रीकन सिविलाइजेशन है उसका जो मॉरल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर है वो है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका जो है उसने जो पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से, गाज़ा के हवाले से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उससे आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पूरा का पूरा बाय एंड लार्ज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बावजूद इसके कि बहुत पहले से इसराइल को शक था कि अफ्रीका हाथ से निकल जाएगा, और उन्होंने अफ्रीका के बहुत से ममालिक में इसराइल ने बड़ी स्ट्रेटिजिक एंड टेक्नोलॉजिकल उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उसके बावजूद अफ्रीका के ममालिक की अक्सरियत जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी है। ये कोई ये नहीं कहते कि इसराइल की रियासत नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है इसका एक एंड होना चाहिए। ग्लोबल इशू जो है वो बन चुका है। मैं चाहता था इस पर ब्रीफ आपको ज़रूर करूँ, इस पर मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। अब इसमें देखें, आ जाए कि ईरान की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईरान के अंदर प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी और फॉरेन मिनिस्टर की डेथ के बाद आप पहले ये देखें कि उनका एक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर किसी को ये ख्याल था कि वहाँ कयास मच जाएगा, तो वो कयास मचा नहीं है। ये और बात है कि सिस्टम अंडर प्रेशर है। वहाँ एक वेटिंग से पहले एक प्रोसेस हुआ है जिसमें मेरा ख्याल है 5-6 की कैंडिडेट्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए,
उनमें अब उनके 7 डेज उसमें वेटिंग प्रोसेस के लगेंगे, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई जो हैं वो इनके नाम, इनकी प्रोफाइल और उनकी कमेटी इनको देखेगी। उसके बाद इनमें से प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए कुछ लोगों को परमिशन मिलेगी। जब परमिशन मिलेगी तो फिर 2 हफ्ते इनको मिलेंगे प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए। जब मैं इस प्रोसेस को देखता हूँ, मुझे उसमें कहीं पे भी आयतुल्लाह अली खामेनेई के अपने साहिबजादे जो कुम में एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, मुझे वो इसमें नज़र नहीं आ रहे, जिससे मेरा शक जो है वो ज़्यादा तक़वियत के पकड़ रहा है कि ये इंटरनल साजिश नहीं है। इब्राहिम रेसी को जिस तरह से मंजर से हटाया गया है, मुझे इसमें इंक्रीजिंगली इसराइल की इंटेलिजेंस का ज़्यादा हाथ नज़र आता है। ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, चूँकि मैं ये रीडिंग इस पर करता रहता हूँ। मेरे वीलॉग्स में वो रीडिंग रिफ्लेक्ट नहीं होती, बिकॉज पाकिस्तान के लोग मशरिक़ वस्ता और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मैं चूँकि इन इशूज़ पे लिखना चाहता हूँ, मेरा बड़ी प्लानिंग है कि मैं इस्लाम वर्सेस वेस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है इस पर मैं किताबें लिखूंगा। मैं पाकिस्तान पे कोई किताब नहीं लिखूंगा, मैं सबको श्योर करना चाहता हूँ इस हवाले से, लेकिन मैं इस पर ज़रूर लिखूंगा। तो मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शक है कि इसमें इसराइल का हाथ है, और उनकी ये उनकी सीरीज़ ऑफ कट्स हैं जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कोई एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम छोटे 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 बहुत से कट्स और अटैक्स करेंगे। और इब्राहिम रेसी को हटाना, ईरान के अंदर एक सक्सेशन और लीडरशिप का क्राइसिस पैदा करना जो है, ये इसी का हाथ है। लेकिन इसमें इल्ज़ाम, चूँकि उसके बाद अमरीकी ज़राए ब्लाक की तरफ से बहुत ज़्यादा शक का इजहार किया गया कि इसमें ईरान के अपने डायनामिक्स भी हो सकते हैं। मैंने इस हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी की थी, लेकिन साथ ही मैं उसमें मज़ीद में इंग्लिश में आकर डिस्कशन करूँगा कि अमरीका के अंदर और वेस्ट में जो बहुत ज़्यादा ईरानियन एक्सपर्ट्स और डायस्पोराज हैं, वो दर हकीकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान जो है उसके दुश्मन है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का ईरान के अंदर काम कर रहा है, उसकी भी क्रिटिकल टोन्स में आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखूँ, फिर आप उसका फैसला खुद से कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जब आगे चलेगा मैं इस पर मजीद कॉमेंट करूँ। अब आ जाते हैं हम इमरान खान की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, पाकिस्तान की सियासत की तरफ। एक बार फिर हियरिंग हुई नैब के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और इमरान खान ने अडयाला जेल से एक वीडियो लिंक के जरिए इस हियरिंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेचारे इमरान खान ने, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 30 मिनट मांगे थे खान साहब ने काजी वक्त से, काजी फायज ईसा साहब से। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो है ना, वो कहते हैं, क्या किसी ने कहा था, जफर ने कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। मेरा ख्याल यही कहा, उन्होंने कहा था ना, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ मिसरा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज मैं फिलबदी चीज़ें बोलता हूँ, मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं की होती। देखे हैं हौसले हमने परवरदिगार के, समथिंग लाइक दैट। 4 दिन मांग के लाए थे उम्र दराज, 2 दिन आरजू में कट गए 2 इंतजार में। तो वही इमरान खान के साथ हुआ कि 25-30 मिनट मांगे थे, 5 मिनट जो है वो काजी साहब ने उनको दिए, और काजी साहब जो है वो 5 मिनट के बाद उनका हौसला जवाब दे गया, जब इमरान खान ने कहा कि जनाब वाला, यहाँ पर एक 1 विंडो ऑपरेशन चल रहा है और एक कर्नल साहब उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, और मुझे कोई लीगल असिस्टेंस या वकला से नहीं उनको मिलने दिया रहा था। तो काजी साहब जो है, उनकी हिम्मत बर्दाश्त कर गई, काजी साहब ने सरेंडर कर दिया, काजी साहब घबरा गए, काजी साहब की टांगें लड़खड़ा गई, उनकी ज़ुबान जो है उनका, मुझे लोग जो अंदर मौजूद थे उन्होंने बताया कि उनकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी, उनकी घबराहट, उनकी परेशानी अपनी कुर्सी सदारत के अंदर जो है वो बड़ी विजिबल थी। ये वही काजी साहब हैं जो अपनी जुर्रत, बहादुरी और नडर होने के उनके इतने दावे थे जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और आपको पता है कि मैं कई महीनों से, आपको काजी साहब के चीफ जस्टिस बनने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि काजी साहब ने हर स्टेप एंड स्टेज में अपनी ज़िंदगी के फॉस्टियन बार्गेन किया। उनकी जो एलिवेशन हुई थी एक वकील, कराची में कामयाब वकील से स्ट्रेट डायरेक्ट उनकी हुई थी एज द चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने की थी, तो उसमें नवाज शरीफ साहब का सियासी असर रसूख उसमें शामिल था। और उसके बाद उन्होंने जितने भी फैसले किए, हुदैबिया के फैसले किए, उनको फिर बचाया जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने उनके खिलाफ पोजीशन ले ली 2019-20 में, तो उससे बचाने में भी, और बार एसोसिएशंस को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को, वकला की तहरीकों को एक्टिव करने में जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का बड़ा उसमें रोल था। बड़ा खर्चा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने किया। आपको पता है कि मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं इन मामलात में, तो वो उन्होंने खर्चा भी उस स्टेज के ऊपर बड़ा किया था। और बाद में जो चीज़, मेरा अपना एनालिसिस है कि उनकी कुछ खबर भी है कि उनकी जो सुलह करवाई जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो भी जनाब नवाज शरीफ साहब ने करवाई। तो अब आप देख रहे हैं कि काजी साहब की जो है हौसले हमने देखे बहुत उनके। पर अब इमरान खान ने खाली रिक्वेस्ट नहीं की थी कि मेरी लाइव ब्रॉडकास्ट करें,
चंद दिन पहले इमरान खान को जब पिछली दफ़ा मेरे ख्याल 19 मई को पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसमें लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, और आज इमरान खान ने भी ये इस्तदा की कि इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। और जो एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिनका नाम गालिबन शाह फैसल है, शाह फैसल उस्मान खेल जो है, उन्होंने भी कहा कि ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है और इसके ऊपर एक ओपन लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, पब्लिक इसको देख सके। उस पर काजी फायज ईसा साहब ने वहीं पर जनाब एडवोकेट जनरल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा को तो दी ना उन्होंने शट अप कॉल, और उन्होंने फौरी तौर पर फरमाया इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निकल मैटर है। लेकिन ये जो काजी साहब की एक और बहुत बड़ी खूबी यह है काजी वक्त की, कि वो अपनी कोई भी चीज़ अंदर की जो है वो छुपा के नहीं रख सकती। और बात है कि उन्होंने कोई 15 साल पाकिस्तान के लोगों को और तमाम लोगों को बड़ा बेवकूफ़ उन्होंने बनाया, लेकिन यह है कि वो चीज़ छुपा गई किसी तरह से। लोग भी हमारे बड़े बेवकूफ़ हैं, हम लोग ही बड़े सावे हैं, हम अल्लाह ताला ने पैदा ही किया था बेवकूफ़ बनने के लिए। लेकिन काजी साहब के मन में जो बात होती है वो उनके मुंह से निकल ही जाती है, स्लिप हो जाती है। उन्होंने कहा ये मसला टेक्निकल है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में, चंद लम्हों में, कि जब काजी साहब ने कहा कि ये मामला पब्लिक अफेयर्स का, पब्लिक इंटरेस्ट का है ही नहीं, ये सारा का सारा मामला जो है ये टेक्निकल है। पहले ज़रा ये गौर कीजिए कि नैब, करप्शन और तमाम आइन के जो कवानीन है जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ मैन और इक्वालिटी ऑफ सिटीजन का जिक्र है, और जब आप एक क्लास ऑफ पॉलिटिशियंस को या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स को एलिवेट कर देते हैं, अमेरिका में तो रोज़ ही पुलिस पकड़ लेती है जजों को भी, यहाँ पर उनको तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ही हासिल नहीं है। अब पता नहीं कितनी दफ़ा यहाँ पे वाक़या हो चुका है कि FBI जो है वो जज के चेंबर में पकड़ गई है और वहाँ से घसीट के जज को बाहर निकाला है, बिकॉज उनके पास एविडेंस थी कि जज, और इसी तरह से वो टॉप पॉलिटिशियन जो है, आप देखें कितने ज़्यादा पॉलिटिशियन अमेरिका में हर साल में चंद पॉलिटिशियन टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो है वो FBI के हाथों में कैश या पैसा लेते हुए जो है वो पकड़े जाते हैं, और उनकी खबरें बनती हैं, और फिर कैसे वो हम्बल होते हैं और तमाम उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाता है। और एक दफ़ा जब FBI की किसी को डज लगती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको उन्होंने बाद में जेल में ही डालना होता है, उसका जो पॉलिटिकल कैरियर है और उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं सियासी, और उसका जो ट्रैक होता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। बॉब मेनेंडेस के साथ देखें इस वक्त क्या हो रहा है, कितना इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर था, किस तरह से फंसा हुआ है बेचारा। बहरहाल, तो काजी साहब ने कहा नहीं, ये पब्लिक अफेयर्स का, पब्लिक इंटरेस्ट का ये मैटर नहीं है, ये एक टेक्निकल मैटर है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर अतर मिनल्ला साहब, मैंने आपको पहले कहा था कि इस पूरे के पूरे बेंच में अगर कोई मर्द मोमिन है, कोई मर्द हक है, तो वो जनाब अतर मिनल्ला साहब हैं। और ये मैं आपको बताता रहा हूँ पिछले वीलॉग्स में। वहाँ पर अतर मिनल्ला साहब ने अकेले अपना हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, ये एक पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो जब पहले तो एक प्रिंसिपल, आपको पता है कि काजी फायज ईसा साहब ने खुद एक प्रिंसिपल आके उन्होंने ले डाउन किया, और प्रिंसिपल ये ले डाउन किया कि कोर्ट 1 में जिस भी प्रोसीडिंग होगी केस की, जिसमें चीफ जस्टिस खुद उसको के सामने केस लगेगा, उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट। और ये बड़ी उनकी काबिले सताइश किस्म की उनकी थी। लेकिन अगर एक इंसान अपने ही बनाए हुए असूल को नेगेट कर दे, कमजोरी की क्या निशानी होती? कमजोरी ये नहीं होती कि आप लोगों के सामने एक ताकत आपकी गनपट्टी के ऊपर कोई पिस्टल रखते तो जाहिर है आपको सरेंडर करना ही। जब आप इतना, आपके अंदर कमजोरी हो, कैरेक्टर की इतनी कमजोरी हो कि अपने ही बनाए हुए असूल को, जिसका आप क्रेडिट लेना चाहते हो, उसी असूल को आप सेक्रीफाइस कर दें बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी होती है। इसी को दर हकीकत सरेंडर कहते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा एक तो प्रिंसिपल है, हमने ले डाउन किया कोर्ट 1 का। सेकेंडली ये है कि जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई थी नैब के केस की, तो जो पहली प्रोसीडिंग थी, आप सबको याद है कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट हुई थी, तो हम लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं कर रहे? इस पर हालात बड़े ख़राब हो गए, मौसम बड़ा ख़राब हो गया अदालत उज़्मा का, और रिसेस वहाँ पे सीख की गई 10, 12, 15 मिनट की। वो जो 15 मिनट की रिसेस थी, उसके बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ वो हम नहीं जानते। लेकिन रिसेस जब ख़त्म हुई और उसमें 4 जवां मर्द उस रिसेस से बाहर निकले, और वहाँ पे ऐलान किया गया कि हमने आपस में एक डिसीजन किया, 4-1 का डिसीजन हुआ है। एक तो आप समझ सकते हैं डिसेंटिंग नोट उसमें जनाब अतर मिनल्ला का था। ये वैसे काजी साहब की बड़ी बोल्डनेस है कि उन्होंने बता दिया कि अतर मिनल्ला ने डिसेंटिंग वोट दिया था। हो सकता है काजी साहब कहते कि मुझे पता नहीं है डिसेंटिंग वोट किसका है, ठीक है, बहरहाल। और जो काजी साहब के साथ खड़े हो गए बहादुर जज साहिबान, उसमें जनाब जमाल मंदोखेल साहब, उन्होंने होना ही था, अजहर रिजवी साहब, जनाब अमीनुद्दीन, ये तीनों जस्टिस जो हैं मौजज़, ये काजी फायज ईसा साहब के साथ खड़े हो गए। अच्छा, अब अगर आप गुज़िश्ता 1-2 बरस की तमाम सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देख लें तो आपको पता होगा कि जमाल मंदोखेल साहब, अजहर रिजवी साहब और अमीनुद्दीन साहब हमेशा वही फैसले करते हैं जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब चाहते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल मीक उनका बिहेवियर होता है काजी फायज ईसा साहब के साथ। ठीक है, ये बिल्कुल इसको कोई इसमें जहाँ उसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इस केस का भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। अच्छा जी, अब हम देखें कि खान साहब को जो बोलने का मौका मिला, मेरा ख्याल है 5-1 मिनट उनको मिला होगा, 5 मिनट पूरे या 5 मिनट कुछ सेकंड। उसमें इमरान खान ने कहा कि मुझे एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, यानी कहते हैं तन्हाई के अंदर मुझे रखा गया है, मुझे बहुत दिक्कत है लोगों से मिलने में, और मुझे अपने वकला से लीगल असिस्टेंस के लिए मिलना है,
मुझे वो फैसिलिटी नहीं मिल सकती। वन विंडो ऑपरेशन कर्नल साहब यहाँ पे रन कर रहे हैं, उसका जिक्र सुन के तो काजी साहब की हालत ही बहुत बुरी हो गई। और ये है कि 2 पिटिशन हमने ह्यूमन राइट की यहाँ पे डाल रखी हैं, उनकी आपने अभी तक पिटिशन नहीं लगाई। जो ह्यूमन राइट की ये पिटिशन हैं इनका ताल्लुक 9 मई के साथ है, ठीक है। और जो 9 मई की पिटिशन हैं उस पर फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि आपका वकील कौन है। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट काजी साहब के हाथ में आ गया। इमरान खान ने कि हामिद खान, उन्होंने कहा हामिद खान तो जनाब बड़े तन से उन्होंने कहा कि हामिद खान तो बड़ा एक सीनियर वकील है, वो बाहर ट्रैवल कर रहे थे इसलिए इसकी अभी को वो नहीं आ सके, ये लग जाएगा केस और उसमें एक नई तारीख जो है वो दे दी गई है। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे आप गौर कीजिए, आपने कितनी दफ़ा सुना होगा कि PMLN के नवाज शरीफ साहब की पार्टी का एक दो नहीं कई लीडर्स जो हैं वो ये दावा कर चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर इमरान खान को फैसिलिटीज़ और सहूलतें देने के लिए जिम और पता नहीं क्या क्या करोड़ों रुपए हर महीने खर्च किए जा रहे हैं, उनको खास किस्म का देसी मुर्गा और देसी किस्म के पता नहीं कबाब खिलाए जा रहे हैं। तो अभी आपने सुन लिया कि असल हकीकत क्या है। ज़हन में ये भी रखिए कि गुज़श्ता 15 बरस से इन सब लोगों ने ये प्रोपेगेंडा या इन्होंने ये क्लेम किया कि इमरान खान जो है वो जो भी उसके एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होती है और जो उसके अंदर एक एतमाद है, ये सारा का सारा कोकेन स्निफिंग की वजह से होता है। जब ये कहते भी थे तो मैं कहता था एज अ डॉक्टर कि यार अगर इतने अरसे से इमरान खान कोकेन स्निफिंग कर ही रहा है, पहले तो पब्लिकली कैसे करेगा। लोग कहते हमारे सामने किया, फलां के सामने किया, मुझे मिला वैसे कोई नहीं। तो एक पता मिला था मुझे, उसका फिर कभी जिक्र करूंगा मैं, अभी टाइम नहीं रहेगा। तो इस हद तक इनको खुद अपने प्रोपेगेंडे पे यकीन था कि एक ऐसे साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में और आजकल चौधरी निज़ामुद्दीन के कंसल्टेंट लगे हुए हैं गुज़श्ता 1-2 बरसों से, उन्होंने मुझे बड़े एतमाद से कहा कि यार वो ये कहते हैं, बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि ये कोकेन डिपेंडेंट है और ये आर्टिफिशियल आदमी है, ये ड्राइंग रूम का सारा पॉलिटिशियन है, ये 1 महीने में कोलैप्स हो जाएगा और सरेंडर कर देगा। ये बात उन्होंने मुझे अगस्त 2023 में कही। अब वो 1 महीना क्या गुजर गया, मेरा ख्याल है 9-10 महीने तो हो चुके हैं, आपने देख ही लिया कि वो सरेंडर नहीं हुआ। तो कोकेन की जो थ्योरी थी कि भाई ये कोकेन डिपेंडेंट है, उसकी हकीकत भी आपको अच्छी तरह से समझ आती है। इमरान खान ने यह भी कहा काजी फायज ईसा साहब से कि काजी साहब सबसे बड़ा जो चोरी हुई है पाकिस्तान के लोगों के हक पे, जो डाका मारा गया है, जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत गैर महफूज हो गया है, वो तो 8 फरवरी 2024 को हुआ जब इलेक्शन जो है वो चोरी किया गया। उस पर खान साहब ने हाथ खड़े कर दिए, काजी साहब ने माफ़ कीजिएगा, और काजी साहब ने कहा कि नहीं, अब इसमें ना जाएं, ये सारा का सारा केस जो है ये नैब के हवाले से है। फिर कर्नल वाली कहानी तो आपने सुन ली है, बहुत लोगों से आप सुन चुके होंगे। एक इसमें टेक्निकल चीज़ और भी है छोटी सी, वो ये कि जब उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब की इजाज़त दे दी गई कि ख्वाजा हारिस साहब, चूँकि उनके केस पहले नैब का जो जीता था इमरान खान ने, जिसका फैसला कहीं सितंबर 2000 में आया था, 23 में आया था, सॉरी, जब जा रहे थे, इसे कहते हैं उमर अता बंदयाल साहब, तो ख्वाजा हारिस साहब से मुझे मिलने की इजाज़त दी जाए। उस पर एक बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट किए काजी फायज ईसा साहब ने। उन्होंने कहा अगर आप लीगल असिस्टेंस लेंगे इस केस में तो फिर आप सेल्फ रिप्रेजेंटेशन खुद से इस पे रिप्रेजेंटेस को नहीं कर सकेंगे। मैं इमरान खान ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरी लीगल असिस्टेंस तो चाहिए होगी, मुझे बात तो करनी होगी। उस पर काजी फायज ईसा साहब ने इसको जब एडजॉर्न किया, कर्नल साहब का नाम सुनते हुए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे मौजूद थे ख्वाजा हारिस, उनको कहा कि अब चंद वकीलों को जाके मिले, लेकिन 50 वकीलों के साथ लेकर ना चले जाइएगा। यहाँ पर एक इशू है जिसको जहन में रखिए कि चूँकि चौधरी निज़ामुद्दीन को बहुत खुशी नहीं है कि इमरान खान को यहाँ पे बोलने का हक दे दिया गया, ये चीज़ हो गई है, काजी फायज ईसा साहब ने उस वक्त कर डाली, वो भी अतर मनला साहब के कहने के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि अब राइट होना चाहिए पिटिशनर को, जो प्लेंटिफ है, उसको बोलने का। तो चूँकि चौधरी निज़ामुद्दीन इससे कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, काजी फायज ईसा साहब ने इजाज़त तो दे दी है ख्वाजा हारिस साहब से, लेकिन कल को हो सकता है इसी चीज़ को एक एक्सक्यूज़ बनाया जाए कि चूँकि आपने चीफ जस्टिस के समझते हैं, या ये कोई लीगल प्रिंसिपल, कोई कुलिया या ऐसी चीज़ है कि जब आप लीगल असिस्टेंस लेते हैं तो आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इमरान खान को यहाँ बोलने से भी जो है महरूम कर दिया जाए। इसकी 2 इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। एक तो यह है कि अगर एक दफ़ा ख्वाजा हारिस को आपने बोलने का हक दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद ख्वाजा हारिस ही बोलेंगे। लेकिन दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, अगर वाइडर इंटरप्रिटेशन लें कि अगर आप ख्वाजा हारिस के साथ लीगल असिस्टेंस लेते हैं तो फिर ख्वाजा हारिस ही ये केस प्रेजेंट करेंगे, फिर आपका अपना राइट और रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, बिकॉज ख्वाजा हारिस साहब ने जब उस वक्त केस प्रेजेंट किया था तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल एंड पावर डायनामिक्स डिफरेंट थे। मेरी हम्बल एनालिसिस और ओपिनियन ये है कि ख्वाजा हारिस साहब आज उस स्टैंड पॉइंट पे खड़े ही नहीं है जहां 2022 के अंदर वो खड़े थे जब उन्होंने ये केस आर्ग्यू किया था। उस वक्त बहुत से और लोगों की तरह ख्वाजा हारिस साहब ये समझ रहे थे कि चीज़ें टर्न अराउंड कर जाएंगी। अब और भी बहुत से लोग जो हैं वो मायूस हो चुके हैं, उनको लगता है चीज़ें टर्न अराउंड नहीं होंगी और इमरान खान का आने वाला वक्त, ये ज़िंदगी, ये सफ़र जो है बहुत मुश्किल है। और अगर ये ख्वाजा हारिस साहब ने प्रेजेंट किया केस तो ये बड़ी कमज़ोर प्रेजेंटेशन इसकी होगी। तो हम इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो या बुरी हो,
इसमें असल चीज़ यह है कि इमरान खान को बोलने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपना एक पॉलिटिकल बयानिया जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकें। वहाँ जो बार एसोसिएशन के लोग, वकला आते हैं, जो जर्नलिस्ट और मीडिया आते हैं, वो सुन सकें कि इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। फैसला इसका वही होना है जो काजी साहब ने पहले से डिसाइड किया। मैं आपको एक प्रेडिक्शन अपनी दे देता हूँ कि फैसला इसका होना क्या है, फिर आप बाद में देखिएगा कि मेरा एनालिसिस ठीक है या मेरा एनालिसिस गलत। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो जाए, आई वुड लाइक वेरी मच कि मेरा एनालिसिस गलत साबित हो जाए, लेकिन मेरा एनालिसिस है क्या मैं आपको बता दूँ। जब काजी साहब ये कहते हैं कि टेक्निकल मैटर है, ये जहन में रखिए कि मैंने चंद दिन पहले भी जब इस पर वीलॉग किया था तो मैंने कहा था कि ये अल्टीमेटली इस चीज़ के ऊपर लैंड करेंगे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जब हुकूमत ने अप्रैल 2023 में पास कर दिया तो फिर उमर अता बंदयाल साहब को ये बेंच जो है उस तरीके से बनाना चाहिए था जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर वज़ा किया गया था। चूँकि उमर अता बंदयाल साहब और चीफ जस्टिस ने उसे सस्पेंड कर दिया और वो सस्पेंड रहा जब तक काजी फायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस नहीं बने, तो काजी फायज़ ईसा साहब और उनके जो 3 ब्रदर जजेस उनके साथ हैं, जिन्होंने आज अपनी अंदर की जो पोजीशन है वो बिल्कुल खुल के आपके सामने कर दी है, उनका स्टैंड पॉइंट आपके सामने आ गया है। जब वो इस इंतहाई पब्लिक अफेयर्स के मैटर में इसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं होने दे रहे, बिकॉज उनको खतरा ये महसूस होता है कि अगर आवाम इमरान खान को देख सकेंगे, उनकी दलीलें सुन सकेंगे, तो उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। तो ये इन दी एंड बेसिस ये बनाएंगे कि ये बेंच ही ठीक नहीं बना। उमर अता बंदयाल का जो बेंच बना, जिसमें उमर अता बंदयाल के अलावा इजाजुल एहसन साहब थे, उसके अलावा ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, ये बेंच ऐसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए था। और जब ये बेंच बना हुआ था तो भी आपको पता है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने इस बेंच के खिलाफ बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है ली थी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने ये पिटीशन जून 2022 में फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और जुलाई 2022 के पहले हफ्ते में चीफ जस्टिस ने ये बेंच जो है वो बना दिया था। उस वक्त भी इस बेंच के, अभी बेंच बना नहीं था तो उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो डाली गई, नोइंग फुली वेल कि इमरान खान इस पर पिटीशन 1 महीना पहले डाल चुके हैं, और एतराज़ किया गया था कि चूंकि ये मसला बना दिया गया सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस पर आप सुप्रीम कोर्ट में इसको सुन नहीं सकते। तो मुझे लग ये रहा है, मुझे खतरा ये महसूस होता है कि तीनों जो जस्टिस हैं अलॉन्ग विद दी चीफ जस्टिस मंदोखेल साहब, अजहर रिजवी साहब और जनाब अमीनुद्दीन, ये इन दी एंड बहुत सुन के कि इमरान खान को सुनने का मौका दिया, ये कहेंगे कि असल में उमर अता बंदयाल साहब ने जो है ये बेंच ही गलत बनाया था। और ये इसके सब्सटेंटिव इशूज़ में कि आइन क्या कहता है और नैब में जो अमेंडमेंट्स की हैं क्या वो आइन की स्क्रूटनी को स्टैंड करती हैं या नहीं, उसके साथ मतवाजी है कि नहीं, ये इसमें नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे बेंच ही गलत बनाया, इसका नए सिरे से इस पिटीशन को लेकर आए, ये इसी किस्म का कोई फैसला करेंगे। लेट्स सी कि मैं इनके माइंड ठीक रीड कर पा रहा हूँ या नहीं रीड कर रहा हूँ। एक कमेंट मैं क्विक कर दूँ, ज़िटियो मेहदी हसन और जो इमरान खान ने जो उनका छपा है वहाँ पे इंटरव्यू, उसके हवाले से मैंने इस इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं किया कि ये इंटरव्यू जो है ये जब एक इंटरव्यू इतने मुश्किल तरीके से दिया जाए, इतने इनडायरेक्ट तरीके से दिया जाए, तो उसमें एग्जैक्टली इमरान खान ने क्या मैसेज भेजा है और क्या वहाँ पे छपा है और क्या उसको कहा गया है, उसकी सेहत के बारे में आपको बहुत से शकूक होते हैं। बहरहाल उसमें एक नई कंट्रोवर्सी हो गई कि उसके ऊपर चूंकि लिखा हुआ था पेड, तो हिना खर साहिबा जो हिना भट्ट हैं उन्होंने उसमें से ये नतीजा निकाला कि ये तो इमरान खान ने पैसे देके अपना कॉलम छपाया है। और एनकीडो रीबॉर्न जो एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने उल्टा ये नतीजा निकाला है कि मेहदी हसन ने पैसे देके इमरान खान से ये छपाया, और दरमियान में किसी और बंदे ने, मेरा ख्याल है वो जिब्रान इलियास जिब्रान या किसी उस पर शक, उनको जिब्रान पे शक है कि उन्होंने दरमियान में पैसे पकड़ लिए। उन्होंने दरमियान में ये भी कह दिया है कि जिब्रान ने पता नहीं 16 मिलियन का कोई अपार्टमेंट ले लिया है मैनहट्टन के अंदर। मेरा नहीं ख्याल कितना महंगा अपार्टमेंट लिया होगा उन्होंने, जिब्रान इलियास ने। लेकिन ये दोनों दे जस्ट जंप टू द कंक्लूजन बाय दिस थिंग। मेहदी हसन ने उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि पेड का मतलब ये था कि ये एक पेड फायरवॉल के पीछे है। आपको पता है कि मेहदी हसन ने एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया। खान साहब ने उसमें एक चीज़ कही है जो छपी है कि मेरा जो अरेस्ट का जब उनसे सवाल पूछा गया कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जनरल बाजवा जिम्मेदार है और उन्होंने वेस्ट को और अमरीका को मेरे खिलाफ पॉइजन किया। मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है खान साहब की। ये खान साहब के अरेस्ट के लिए जनरल बाजवा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा वॉज फॉर मोर सोफेस्टिकेटेड, अभी जो प्रेजेंट चीफ है उनके मुकाबले में जनरल बाजवा वॉज मोर सोफेस्टिकेटेड, वो ज़्यादा सुआव थे। वो कभी भी इमरान खान को इस तरह से गिरफ्तार करके ना रखते अगर वो आर्मी चीफ होते। आपको पता है मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, मैं बहुत उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म के लेवल पर उन्होंने चले जाना था। ये प्रेजेंट आर्मी चीफ की अपनी एक ख़ास किस्म की उनकी सोच है, उनके ख़ास किस्म का उलझा हुआ जहन है, बहुत इंतशार है उनके जहन के अंदर, जिसकी वजह से वो करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि खान साहब अपने आप को उस बयानिए से जो अमेरिका पे उन्होंने लिया था पहले, उससे डिस्टेंस करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के अंदर इसकी झलक आपको नज़र आती है। मेरी एडवाइस खान साहब तक, तो मुझे कोई एक्सेस नहीं है इमरान खान तक, मेरी एडवाइस होगी कि उनको अब इसके ऊपर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हर चंद हफ्तों के बाद एक नई पोजीशन इख्तियार कर लेना, ये ऐसे अल्फाज और जुमलों का
करना, जिससे कि वो नई चीज़ लगे कि वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उस जिग जैग पैटर्न से निकल के अब उनको इसी पोजीशन पे रहना चाहिए कि बदगुमानी पैदा की जनरल बाजवा ने अमेरिका के अंदर और डिफरेंट जगहों पे, और मैं उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ, मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराता। जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो मेगा पॉलिटिशियंस होते हैं, वो मेरी तरह एक छोटा मोटा एनालिस्ट नहीं होते। अगर आपने एक बड़े डिसीजन मेकर के माइंड को पढ़ना है कि वो कितना बोलता है और कैसे बोलता है, तो हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अब वो देखिए कि वो किस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड, जो आज ही के दिन में मेरा जो दूसरा मेरे उन्वान से जिसका ताल्लुक है कि किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो इमरान खान की बोल्डनेस की वजह से और डिफाइंस की वजह से ज़्यादा नाराज़ और फ्रस्ट्रेटेड हमें नज़र आ रहे हैं, उसका इजहार जो है वो हमने आज एक बार फिर 83rd जो फॉर्मेशन है कमांडर्स की, 83rd जो फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग है, जिसकी प्रेस रिलीज ISPR ने इशू की है, उससे हमें अंदाज़ा होता है, सुना तो नहीं हमने आर्मी चीफ को। मुझे बहुत ख़तरा है, शक है मुझे, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग, मेरा एनालिसिस है कि आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी जो ओवर रीच वो कर रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और ख़ित्ते के अंदर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, अपने बाहर की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स को खुश करने के लिए या उनको ऑब्लाइज करने के लिए, ये कहीं पाकिस्तान आर्मी के औरंगज़ेब न साबित हो। इस पर आप रिसर्च कर लें कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं फिर इसको कभी एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है। ये जिस तरह से औरंगज़ेब आलमगीर ने मुगल पावर के साथ किया था, इसी तरह से प्रेजेंट आर्मी चीफ की जो ओवर रीच है, उनकी जो ओवर रीच है, ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, बहरहाल मेन उन्होंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे कहीं, 3 चीज़ें क्या हैं। एक, उन्होंने कहा कि डिजिटल टेररिज्म हो रही है, हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया। ये मेरी तरह के लोगों का जो 4-5 हम लोग हैं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और जो बाकी ट्विटर पे एक्टिव हैं, और हमने मतलब बंदोबस्त कर लिया। ये बेसिकली उनका इशारा जो है वो है जो नया इनिशिएटिव आपको पता है 1 साल पहले लिया गया था। ये इनिशिएटिव लिया गया था May 9, 2023 से भी कुछ दिन पहले, जिससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या कहानी है असल में। ये इनिशिएटिव था डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, जिसके लिए अब तक 20 अरब रुपया खर्च किया जा चुका है। इसमें कई टीम्स बनी है, एक टीम नहीं, इसमें कई साइबर विंग बने हुए हैं। मजीद इसके लिए 20 अरब रुपया जो है वो मांगा गया है इस बजट के अंदर, और इसके ज़रिए आप इंटरनेट को भी स्लो कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स को भी स्लो कर रहे हैं, गूगल पे भी आपने दबाव डाला हुआ है, ट्विटर से इक्वेशंस नई सेटल करना चाह रहे हैं, टिकटॉक वगैरह को ठीक कर दिया है, फेसबुक को फिक्स कर दिया है, उसकी तरफ वो बुनियादी तौर पर इशारा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि May 9 के जो लोग हैं उनको नहीं छोड़ना, बिकॉज पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बड़ी दहशतगर्दी हो रही है। अब May 9 में सूरत हाल यह है कि इमरान खान ने भी आज सुप्रीम कोर्ट में जिनको 5 मिनट मिले, वहाँ उन्होंने May 9 के हवाले से जो HR केसेस की बात की, ह्यूमन राइट की, उसी हवाले से थे। वहाँ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की ताकतवर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी किस्म की कन्विंसिंग क्रेडिबल एविडेंस अपनी ही उन अदालतों के सामने पेश नहीं कर सकी, जो 1 साल से जो मामले वहाँ पे हैं, और वो केसेस सारे के सारे आपको पता है कि ठप होते चले जाते हैं, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ने जो केसेस बनाए हैं, CCTV फुटेज तो माशाल्लाह चौधरी निजामुद्दीन के हरकारों ने खुद से गुम कर दी। वो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज ही गुम हो गई है कोर कमांडर के घर के बाहर से, GHQ के बाहर से। तो जब CCTV फुटेज नहीं है, एविडेंस नहीं है, आज ही के दिन में गुज़श्ता 24 घंटे में इस्लामाबाद की एक सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 मजीद केसेस से इमरान खान को बरी किया, एक्विट किया। वहाँ अदालत ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे रही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन, ये अदालत का वक्त ज़ाया करने के मतरादिफ है, इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ना करें। वो ख़त्म कर दिया। इससे पहले आपको याद है कि फरवरी में 9 केसेस से इमरान खान को इस्लामाबाद की एक डिफरेंट ATC जो है उसने बरी किया 9 केसेस से, और शाह महमूद कुरैशी साहब को 12 केसेस से बरी किया। उसके बाद इसी महीने शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ नए केसेस जो है लाहौर में दर्ज किए गए, जहाँ मजीद उनका 9 दिन का रिमांड जो है वो ले लिया, 3 दिन और 9 दिन का। और इसी तरह से पंजाब की जो कैबिनेट है जनाब मरियम नवाज साहिबा की, उसने मजीद केसेस की मंजूरी दी है कि इमरान खान इदारों के खिलाफ नफरत मचा रहे हैं। कहीं पर भी एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक टाइम डिलेइंग चीज़ हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन है, तकलीफ में रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है। तो जब आर्मी चीफ की सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हमें नज़र आते हैं, आर्मी चीफ का ये पूरा एजेंडा जो है कहीं बहुत ज़्यादा दूर तक जाते नज़र नहीं आता। एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट, मैं ये मानता हूँ, इसमें मुझे कोई डिनाइल नहीं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और उनकी जो इस वक्त की लीडरशिप है, उसे वाशिंगटन की इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। सेंटकॉम उनके पीछे खड़ा है, CIA उनके पीछे खड़ा है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उनके पीछे खड़ा है, अमेरिका की कांग्रेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे खड़ा है। उसके बावजूद इस नाचीज़ का एनालिसिस ये कहता है कि जिस तरह से उन्होंने ओवर रीच कर ली है, वो अल्टीमेटली औरंगज़ेब आलमगीर बन जाएंगे पाकिस्तान की फ़ौज का। इस पर फिर कभी मैं डिटेल से इसकी बात करूँगा। मैंने एक अजीबोगरीब किस्म का नोटिफिकेशन देखा, अल्लाह करे ये गलत हो, जिसमें मैंने देखा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनको
उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का एक नोटिफिकेशन है 29 मई का, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। और वो अल्लाह करे कि गलत हो, मुझे वो जोक लगता है, मेरा ख्याल है गलत होगा, जिसपे इंस्टीट्यूट का नाम बदल के नोटिफिकेशन पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है कि इसको मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो है इसको बना दिया जाए। मैं समझता हूँ ये झूठ होगा, ये असल में चीज़ फेक है। जब ISPR का प्रेस रिलीज ये कहता है कि ये डिजिटल टेररिज्म हमारे खिलाफ हो रही है, फेक न्यूज़ है, गलत है, लाइज है, फेक न्यूज़ है, ये जो अगर चीज़ है जो इस वक्त है, अगर ये नोटिफिकेशन गलत है कि आप एक इवेंट को क्रिएट कर रहे हैं जो हुआ नहीं। लेकिन ज़्यादातर मसला जो है चौधरी निज़ामुद्दीन को, वो तो ये है कि आप हमारे एनालिसिस से तंग हो रहे हैं। अगर आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, ISPR है, आपके पास तो 3 सूबों की हुकूमतें हैं, उनकी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके इस वक्त 30+ पालतू टेलीविजन चैनल हैं, पता नहीं कितने रेडियो स्टेशन आपके कंट्रोल में हैं, सारे अखबार आपके कंट्रोल में हैं। अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है, अगर आप सच्चाई के ऊपर खड़े हैं, आपके पास कोई कन्विंसिंग हकीकतें हैं, तो आपके पास तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप आके कहें कि ये देखें झूठ है, हम ये बता रहे हैं कि झूठ है। जैसे हम भी तो यही एनालिसिस दे रहे हैं कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है, तो एनालिसिस को आप एनालिसिस से काउंटर करें। कोई झूठ नहीं आपके बारे में फैला रहा, लोग आपके बारे में अक्सर एनालिसिस ही जो है वो ऑफर कर रहे हैं। यही डिजिटल टेररिज्म की बात मैंने करनी थी, मैंने कर ली है, और मेरा ख्याल है कि अभी इतना ही, फिर आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।